हाय दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है तैयारी नौकरी की। आज हम लेके आ गए हैं फिर आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन। और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे उनको इस कंटेंट से लाभ मिले। हम प्रयास में हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आपको कंपटीशन में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में किसी तरह की परेशानी न हो और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिले। तो चलिए, आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए जो है हम अपने सेशन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत में ई पासपोर्ट। क्या है? भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत हो गई है। भारत ने अपने नागरिकों को अत्याधुनिक चिप वाले ई पासपोर्ट जारी करने की शुरुआत कर दी है। इस महीने से खाड़ी के अनेक देशों एवं यूरोप में भारतीय वाणिज्य दूतावासों में ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया गया है। अभी यह कुछ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में शुरू की गई है। अभी सभी जगह पे इसकी शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में शुरुआत की गई है। इसमें धारक की जानकारी प्रिंट होने के साथ साथ किस पे रहेगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप में होगी। कहाँ पे होगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप में भी होगी। तो ये ई पासपोर्ट अब जारी किया जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है पंजाब में आरटीओ की फेसलेस सेवा की शुरुआत। पंजाब में क्या हो गया है? आरटीओ की फेसलेस सेवा शुरुआत हो गई है। 29 अक्टूबर 2025 को पंजाब में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ की फेसलेस सेवाएं शुरू हो गई हैं। यानी अब किसी भी कस्टमर को आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस योजना से प्रदेश में क्या होगा? परिवहन विभाग की सभी सेवाएं सिर्फ सेवा केंद्र पे मिलेगी। पर जो सेवा है वो सिर्फ सेवा केंद्र पे मिलेगा, सर्विस सेंटर पे। लोग ऑनलाइन या 1076 नंबर डायल कर सेवा केंद्र सहायकों के जरिए घर बैठे सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। यानी घर बैठे आपका आरटीओ का सारा काम होगा। सिर्फ 2 कामों के लिए आपको आरटीओ जाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो लोगों को सिर्फ इसके लिए, और आरसी रिन्यूअल कराने के लिए जो है आरटीओ जाना होगा। इससे पहले ये योजना जो है दिल्ली में भी शुरू की जा चुकी है। दिल्ली में भी इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। अगला हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। क्या है ये देखते हैं। पंजाब सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये पंजाब सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें क्या होता है? लक्की ड्रॉ के माध्यम से 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के तीर्थयात्रियों का चयन किया जाता है। 50 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के तीर्थयात्री हैं उनका चयन किया जाता है, और उन्हें क्या किया जाता है? पंजाब एवं हिमाचल की विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा मुफ्त में करवाई जाती है। पंजाब एवं हिमाचल के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा मुफ्त में करवाई जाती है। इसमें कितने लोग जाते हैं? 100 पंजीकृत व्यक्ति में से 40 को चुना जाता है। 100 अगर पंजीकृत हुआ है, रजिस्ट्रेशन अगर 100 लोगों ने किया है, तो उसमें से 40 लोगों को जो है इसके लिए इस योजना के अंतर्गत चुना जाता है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अगला हमारा टॉपिक है आज का कपास किसान ऐप। क्या है? कपास किसान ऐप। ये किस सरकार के चलाते? हरियाणा सरकार ने इस ऐप को जारी किया है, जिससे किसानों को ऐप के माध्यम से कपास की न्यूनतम समर्थन एमएसपी पर बिक्री होगी। ठीक है, इसमें हरियाणा सरकार ने ये ऐप किसानों के लिए जारी किया है। जो किसान जो है इस ऐप के माध्यम से अपना कपास का बिक्री कर सकेंगे। अगला हमारा टॉपिक है मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये कहाँ पे चल रहा है? भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में शुरू की गई है ये योजना। इसके माध्यम से क्या होगा? अध्ययनरत विद्यार्थियों को ग्राम सभा की वास्तविक कार्य प्रणाली, लोक प्रशासन की समझ से परिचित कराना है। इन दोनों चीज़ों से जो है जो विद्यार्थी हैं उनको परिचित कराने के लिए मॉडल यूथ ग्राम सभा जो है ये शुरू की गई है। ये कहाँ? भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय जो है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है यह शुरू किया गया योजना है। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय पोस्ट ऑफिस। भारतीय पोस्ट ऑफिस काफ़ी अपडेट हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया है? दूरसंचार मंत्री कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने क्या बताया है कि भारतीय पोस्ट के वैश्विक पोस्टल और लॉजिस्टिक कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? जापान पोस्ट और सिंगापुर पोस्ट
इन जैसी बड़ी कंपनियों का अध्ययन कर रही है कि किस तरह ये कंपनियां काम करती हैं, जिससे जो है अपना भारतीय पोस्ट भी वैश्विक पोस्टल और एक अच्छा लॉजिस्टिक कंपनी जो है वो बनकर तैयार हो। इसके लिए अभी क्या किया गया है, 7 राज्यों के 18 पोस्ट ऑफिस को अगले चरण के पोस्ट ऑफिस के रूप में विकसित किया जाएगा। 7 राज्य के 18 पोस्ट ऑफिस को, और उसके बाद धीरे धीरे ये चरणबद्ध तरीकों से जो है पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसका लक्ष्य रखा गया है कि पोस्ट ऑफिस की राजस्व में 75% हिस्सेदारी करने का लक्ष्य रखा गया है। एक टारगेट रखा गया है कि इतना एक इसको बढ़ावा दिया जाए कि इससे जो राजस्व है उसमें 75% भागीदारी हो जाए। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय यात्री पोत सिंधु। क्या है? भारतीय यात्री पोत सिंधु। सिंधु ने क्या किया है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप तक अपनी पहली यात्रा पूरी की है। ठीक है, यह यात्रा किस लिए करवाई गई है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें क्या किया गया है, 500 यात्री थे और 150 छात्र थे। कितने थे? 500 यात्री एवं 150 छात्र थे। अगला है हरियाणा में जनगणना से पहले घरों की गणना। क्या की जाएगी? जनगणना से पहले घरों की गणना की जाएगी। हरियाणा में जनगणना का कार्य 1 मार्च 2027 से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले क्या किया जाएगा? घरों की गिनती का कार्य किया जाएगा। ये कब से शुरू किया जाएगा? 1 नवंबर 2025 से शुरू किया जाएगा, अर्थात हरियाणा दिवस के अवसर पर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2025 को होता है, 1 नवंबर को होता है, इस बार 1 नवंबर 2025 को इस बार होना है। तो उस अवसर पर जो है घरों की गिनती का कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। इसमें 1 से 7 नवंबर तक लोग ऐप या ऑनलाइन माध्यम से जो है इसकी जानकारी दे पाएंगे, घरों की जानकारी। ठीक है, हरियाणा में 2011 की जनगणना के हिसाब से आबादी कितनी है? 2,53,00,000। उसके बाद यहाँ जनगणना नहीं हुई है, तो अभी जनगणना की जाएगी मार्च 2027 से। अभी हरियाणा में वर्तमान में 90 विधानसभा हैं एवं 10 लोकसभा क्षेत्र हैं। 90 विधानसभा, 10 लोकसभा क्षेत्र। जब जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद परिसीमन का कार्य किया जाएगा। परिसीमन के कार्य के बाद जो है विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो ये हरियाणा का परिदृश्य था। अब बिहार में क्या हुआ? बिहार में महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी हो गया है। महागठबंधन की सरकार जो है, जिसमें कई सारे कांग्रेस, आरजेडी और कई सारे जो दल हैं, उन्होंने मिलकर जो महागठबंधन बनाया है। तो चुनाव से पूर्व बिहार में इलेक्शन होने हैं 6 नवंबर और 11 नवंबर को। तो उससे पूर्व क्या किया है, महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र जारी किया है। साझा घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें इसका नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण, संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन। क्या नाम दिया गया है? तेजस्वी प्रण, संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन। तेजस्वी यादव के नाम पे है। इसमें कुछ मुख्य बातें जो दी गई हैं वो इन्होंने जो घोषणा पत्र में जारी किया उसमें कहा है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है बिहार में तो हम क्या करेंगे, 20 दिनों में अधिनियम लाकर हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, विशेष आवास स्कीम चलाएंगे, 1.12 करोड़ से ज़्यादा रोजगार का सृजन करेंगे, और क्या करेंगे, गरीब परिवार को 25 लाख तक मुफ्त बिजली। इसके अलावा भी कई सारी इन्होंने बातें इस घोषणा पत्र में कही हैं। अगला टॉपिक हमारा है बजरंग सेतु। क्या है? बजरंग सेतु। ये क्या है? ऋषिकेश में। कहाँ है? ऋषिकेश, उत्तराखंड में गंगा नदी पर। किस नदी पर? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। गंगा नदी पर एक सेतु बन रहा है जिसे बजरंग सेतु नाम दिया गया है। क्या कहा है इसे? बजरंग सेतु। यह क्या है? यह भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है, यानी ग्लास से बना हुआ ग्लास सस्पेंशन वाला ब्रिज है। 132 मीटर लंबा है। ये कितना मीटर? 132 मीटर लंबा है। ये क्या है? लक्ष्मण झूला। पहले यहाँ पे लक्ष्मण झूला होता था जो 2019 में बंद हो गया। ठीक है, तो उसकी जगह पे इसको बनाया जा रहा है। लक्ष्मण झूला की जगह ये बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा नेशनल एविएशन सेफ्टी सेंटर। ये नया एक केंद्र बनाया जा रहा है एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। हरियाणा के जेवर में NX 13 मानकों को अपनाते हुए नेशनल एविएशन सेफ्टी सेंटर बनेगा। ठीक है, ये हरियाणा के जेवर इलाके में बनाया जाएगा। ये सेफ्टी सेंटर बनाया जाएगा नेशनल एविएशन का। उसके बाद अभी जो है राम कथा यात्रा ट्रेन चालू हुई।
राम कथा यात्रा ट्रेन। क्या हुआ, देश में पहली बार एक स्पेशल भारत गौरव ट्रेन कहाँ से शुरू हुई, चित्रकूट से। कहाँ से शुरू हुई, चित्रकूट से, जो राम वन गमन के रास्तों से होते हुए रामेश्वरम तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, रामेश्वरम तक। राम वन गमन, राम जी, श्री राम जी जो वन गए थे तो उनका जो रूट था, रास्ता था, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया, ये ट्रेन जो है ये चलेगी और ये रामेश्वरम तक जाएगी। इसे राम कथा यात्रा ट्रेन भी कहा गया है, राम कथा यात्रा ट्रेन भी कहा गया है। इसमें क्या होगा, देश विदेश के 411 यात्री और कौन, राम कथावाचक मोरारी बापू के साथ यात्रा कर रहे हैं। एक राम कथावाचक हैं मोरारी बापू, उनके साथ 411 यात्री जो है इस राम कथा यात्रा ट्रेन से जो है यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, रामेश्वरम से यात्री क्या करेंगे, इसमें रामेश्वरम से यात्री, उसके बाद रामेश्वरम के आगे की यात्रा का है, रामेश्वरम से यात्री विशेष विमान से कहाँ जाएंगे, श्रीलंका, स्पेशल विमान से श्रीलंका। फिर वहां से पुष्पक विमान की तर्ज पर विशेष विमान से 4 नवंबर को अयोध्या लौटेंगे। जैसे पुष्पक विमान से राम जी वापस आए थे, उसी तरह पुष्पक विमान से जो है 4 नवंबर को सभी अयोध्या लौट जाएंगे। इसकी शुरुआत कब, ये ट्रेन जो है शुरू हुआ 25 अक्टूबर 2025 को चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर सती अनुसुईया एवं अत्रि आश्रम में पहली कथा से हुई। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर को हो गई है, 9 दिन चलेगा ये। रामायण काल का, इसमें एक चीज देखिए, रामायण काल में जो किष्किंधा नगर था वो कहाँ पे है, विश्व विरासत स्थल है हम्पी, विश्व विरासत में शामिल है। इससे करीब 20 किलोमीटर दूर अनेंगुड़ी नाम से जाना जाता है। जो रामायण काल का किष्किंधा नगर था वो आज के डेट में जो विश्व विरासत स्थल हम्पी है उससे 20 किलोमीटर दूर अनेंगुड़ी नाम से जाना जाता है अभी इसको। अगला टॉपिक है हमारा स्वस्थ धरा योजना। ये क्या योजना है, तो पतंजलि विश्वविद्यालय में, पतंजलि आयुर्वेदिक जो संस्थान है विश्वविद्यालय में, स्वस्थ धरा योजना के तहत जड़ी बूटियों की सतत खेती पर 2 दिवसीय सम्मेलन कब हुआ, 27-28 अक्टूबर को। किसके सहयोग से, नाबार्ड के सहयोग से। किसके सहयोग से, नाबार्ड के सहयोग से आयोजित किया गया। ठीक है, स्वस्थ धरा योजना के तहत इसमें क्या किया, ऑटोमेटेड मृदा परीक्षण मशीन, यानी धरती का डॉक्टर जिसको कहा जाता है, धरती का डॉक्टर डीकेडी के संदर्भ में स्वस्थ धरा और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। ये जो स्वस्थ धरा योजना है ये क्या है, स्वस्थ दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है आयोजित की गई। कहाँ पे, पतंजलि विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, उसमें क्या किया है, प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या, सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज की स्थापना की घोषणा की है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कब की, पीएम ने 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो अभी संपन्न हुआ है उसमें जो है इस चीज की घोषणा की कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो है सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज जो है वो बनाया जाएगा। आयकर विभाग ने क्या किया है, कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कंपनियों और ऑडिट की जरूरत वाले करदाताओं, यानी जिन करदाताओं को ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ती है, अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और जो भी है उनको ऑडिट कराने की जरूरत है, उनके लिए आयकर रिटर्न की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। समय सीमा कब तक कर दी है, 10 दिसंबर तक कर दी गई है। कब तक कर दी गई है, 10 दिसंबर तक। अब 10 दिसंबर तक लोग ये कंपनियां और जो ऑडिट कराने वाले हैं वो अपना ITR फाइल कर सकते हैं। भारत के विकास दर के संबंध में एक न्यूज आई है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट जारी करी है, उसमें ये कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष, कौन सा है वित्तीय वर्ष 25-26 में वैश्विक वृद्धि दर धीमी रही। जो विश्व की वृद्धि दर है वैश्विक स्तर पर जो है वृद्धि दर काफ़ी धीमी रही, पर भारत क्या है, भारत 6.6% विकास दर प्राप्त करते हुए दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक विकास दर की संभावना रखता है। यानी भारत का जो विकास दर है वो 6.6 रहा
और यह जो है दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक विकास दर की संभावना रखता है। अगला टॉपिक जो है हमारा, भारत चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर वार्ता हुई है। भारत एवं चीन के बीच 23वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर वार्ता हुई है। 23वें, या इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुआ, इसमें जो है पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। इसमें पूर्वी लद्दाख में जो वास्तविक नियंत्रण था, इससे पहले इसमें जो चीन के साथ काफ़ी बहस हुई थी, गर्मागर्मी हुई थी, तो इस नियंत्रण रेखा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया है। अगला टॉपिक है हमारा, भारत ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता। भारत एवं यूरोपीय यूनियन यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी वार्ता में क्या किया गया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। अब ये देखेंगे हम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबैम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। क्या चीज़ है ये देखते हैं हम। ईयू क्या करेगा, अगले साल से स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों के आयात पर अधिक टैक्स लगाने जा रहा है। इन दो चीज़ों पर वो अधिक टैक्स लगाने जा रहा है, क्योंकि इनके उत्पादन से क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं इनके उत्पादन से। तो इससे क्या होगा, भारत का स्टील एवं एल्युमिनियम का निर्यात प्रभावित होगा, क्योंकि अभी भी भारत में ग्रीन स्टील का उत्पादन काफ़ी कम होता है, अभी ग्रीन स्टील उत्पादन काफ़ी कम है। तो इससे भारत क्या चाह रहा है, भारत इस जो कार्बन टैक्स है इसको हटवाना चाह रहा है। जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया है यूरोपीय यूनियन ने, वो भारत इस कार्बन टैक्स को हटवाना चाहता है। ठीक है, तो इसमें ईयू का मुख्यालय क्या कहाँ पे है, ब्रसेल्स। ये जो एग्जाम्स है उसमें काफ़ी आ जाते हैं कि इनका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ईयू जो है यूरोपीय यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रसेल्स में है। हमारा अगला टॉपिक है, नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली के क्षमता में बढ़ोतरी। नवीकरणीय ऊर्जा, पहली बार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु, सौर, पवन, बायोगैस, जो नवीकरणीय ऊर्जा है से पैदा होने वाली बिजली की स्थापित क्षमता 5 लाख मेगावाट से अधिक हो गई है, और देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में इसका योगदान कितना हो गया है, 50% से ज़्यादा हो गया है, 50% से भी ज़्यादा हो गया है। यह जो है टारगेट रखा गया था 2030 तक पूरा करने का। इस टारगेट को, यानी 5 लाख मेगावाट और 50% जो है कुल बिजली उत्पादन क्षमता का जो टारगेट रखा गया था, ये लक्ष्य 2030 ईस्वी तक पूरा करने का था, परंतु 5 वर्ष पूर्व ही इसे पूरा कर लिया गया। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है माइक्रोफ्लूडिक फोटो रिएक्टर। क्या है, आईआईआईटी किसको कहते हैं, भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, माइक्रोफ्लूडिक फोटो रिएक्टर विकसित किया है। क्या किया है, माइक्रोफ्लूडिक फोटो रिएक्टर विकसित किया है। इससे क्या होगा, यह तकनीक दवा निर्माण को तेज करेगी, सुरक्षित करेगी व पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। 3 काम होंगे, दवा निर्माण में तेजी आएगी, सुरक्षित होगा और पर्यावरण के अनुकूल काम होगा। इसमें रासायनिक संयोजन को कैसे किया जाएगा, पहले विशाल लैब में किया जाता था, जो मेडिसिन का निर्माण है वो बड़े बड़े लैबों में किया जाता था, लेकिन अब जो है इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, लैब ऑन ए चिप। इसका जो है एक सूक्ष्म तकनीक, इस नाम से एक सूक्ष्म तकनीक बनाई गई है, उस पे इसका जो है दवा का निर्माण किया जाएगा, और इसको ट्रैक भी किया जा सकेगा, ये कि किस हिसाब से ये बन रहे हैं और क्या इसका प्रोसेस है उसको ट्रैक। और काफ़ी जल्दी में, जिस दवा को बनाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता था, वो इस चिप के माध्यम से और इस माइक्रोफ्लूडिक फोटो रिएक्टर के माध्यम से जो है 3 से 4 मिनट 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है, तो इससे दवा निर्माण में काफ़ी हेल्प होगा। होंडा कार ने भारत में क्या किया, पहली बैटरी इलेक्ट्रिक कार की घोषणा की है। होंडा कार ने जापान मोबिलिटी शो 2025 जो अभी हुआ है, भारत में शुरू होने वाली इस कंपनी की पहली बैटरी इलेक्ट्रॉनिक कार है। इसका मॉडल होगा होंडा 0A का प्रदर्शन किया। ठीक है, ये पहली बैटरी इलेक्ट्रिक कार होंडा की भारत में होगी। अगला हमारा टॉपिक है इंडियन ऑयल का वैश्विक व्यापार बढ़ाने का प्रयास।
इंडियन ऑयल का वैश्विक व्यापार बढ़ाने का। इंडियन ऑयल जो तेल की कंपनी है, उसने क्या किया है कि इंडियन ऑयल ने वैश्विक व्यापार को बढ़ाने के लिए वैश्विक ऊर्जा एवं कमोडिटी कंपनी, कौन, विटोल, ये ध्यान रखिएगा, विटोल एक कंपनी का नाम है, के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाया है, ज्वाइंट उद्यम बनाया है। यह उद्यम कहाँ पे स्थापित होगा? ये सिंगापुर में स्थित होगा। ये जो उद्यम ज्वाइंट उद्यम है ये सिंगापुर में स्थित होगा। इससे जो है क्या होगा, इंडियन ऑयल जो है वैश्विक स्तर पर जो है अपना जो है कारोबार बढ़ाएगी और व्यापार बढ़ाएगी। अगला हमारा टॉपिक है एनवीडिया। ये काफी दिनों से चर्चा में भी है। एनवीडिया ये क्या है? एनवीडिया क्या है पहले तो देखते हैं। ये एआई चिप निर्माता कंपनी है एनवीडिया। ये एआई का चिप निर्माण करती है। इसका क्या हुआ है, इसका मार्केट कैप जो है $5 ट्रिलियन के ऊपर चला गया है। $5 ट्रिलियन के ऊपर इसका मार्केट कैप पहुंच गया है। और इस मार्केट कैप पे पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है ये। इससे पहले कोई कंपनी इस लेवल पे नहीं पहुंची थी। इसका बाजार का जो ये मूल्यांकन है ये क्या है, भारत, जापान एवं ब्रिटेन की जीडीपी से भी अधिक है। इन तीनों की जीडीपी से अधिक है जो इनका मार्केट कैप है। काफी बड़ी कंपनी बन गई है। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ व को फाउंडर कौन है? जेनसेन हुआंग। कौन है? जेनसेन हुआंग। ये क्या है, दुनिया के 8वें अमीर व्यक्ति हैं। ये आज के डेट में दुनिया के 8वें अमीर व्यक्ति हैं, जेनसेन हुआंग। इन्होंने ही, ये इनके सीईओ हैं एनवीडिया के, और ये को फाउंडर भी हैं। अगला टॉपिक है हमारा पोसीडॉन सुपर टारपीडो। रूस जो है वो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी विकास किए जा रहा है। परमाणु से शक्ति से चलित, अभी 2-4 दिन पहले ही इन्होंने जो है मिसाइल बनाई है परमाणु शक्ति से चलने वाली, बोरेवोस्टनिक नाम की। उसके बाद क्या किया है, रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पोसीडॉन सुपर टारपीडो का परीक्षण किया है। सुपर टारपीडो का परीक्षण किया है जो परमाणु ऊर्जा से चलेगी। यह टारपीडो क्या होगा, यह पानी के भीतर 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और दुश्मन देशों के युद्धपोत और पनडुब्बियों को नष्ट कर सकती है। ठीक है, ये पानी के भीतर 10,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इसका नामकरण, यानी ये जो नामकरण पोसीडॉन रखा गया है, ये किस हिसाब से? इसका नामकरण समुद्र के ग्रीक देवता के नाम पे किया गया है। समुद्र के ग्रीक देवता का नाम जो है, उस नाम पे इसका जो नाम है पोसीडॉन रखा गया है। अगला टॉपिक है हमारा एशिया प्रशांत सहयोग शिखर सम्मेलन। एशिया प्रशांत सहयोग शिखर सम्मेलन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक कहा जाता है जिसको। यह शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में हुआ है। दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में यह सम्मेलन जो है हुआ है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भाग लेने गए थे। डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया है, ट्रंप को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा, ध्यान से देखिए, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब ये मुगुंगवा क्या है? मुगुंगवा यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। कहाँ का? दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय फूल जो है मुगुंगवा है। तो उसी पे ये मुगुंगवा, यहाँ पे ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा पुरस्कार किसको दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अगला टॉपिक है हमारा मेलिसा तूफान। क्या मेलिसा? ये कहाँ आया है? अटलांटिक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से मेलिसा तूफान ने 3 देश, कहाँ, हैती, जमाइका और क्यूबा में तबाही मचाई है। ये 3 देशों में इसने काफी तबाही मचाई है। मेलिसा तूफान क्या है? मेलिसा तूफान। अगला टॉपिक है हमारा हमास इजराइल युद्ध। ये युद्ध जारी था, अभी कुछ दिन पहले चल रहा था। 17 दिन पहले जो है इन दोनों के बीच क्या हुआ था? सीज फायर की घोषणा हो गई थी। हमास एवं इजराइल के बीच 17 दिन पहले इस युद्ध के सीज फायर की घोषणा हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, 28 अक्टूबर इजराइल ने कहा है, इजराइल ने ऐसा दावा किया है कि 28 अक्टूबर को हमास द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ये दावा है इजराइल का। तो इसके बाद इजराइल के जो पीएम है, कौन है इजराइल के पीएम? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया, 28 अक्टूबर को
गाजा पट्टी पर बड़े हमले किए। इन्होंने गाजा पट्टी पर काफ़ी हमले किए। तो इनका दावा था, इजराइल का ये कहना था कि हमास ने जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसलिए इन्होंने जो है गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नेलिम्पिया स्पर्धा 2025। ये कहाँ होता है नेलिम्पिया स्पर्धा? क्या है ये नेलिम्पिया? नेलिम्पिया क्या है ये? यह लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें क्या है, दुनिया भर के लोगों ने अपने नाखूनों पर कैनवास बनाकर कलाकारी दिखाई। ये एक नाखूनों नेल आर्ट, नाखूनों पर जो है आर्ट करने की एक मंच है ये नेल आर्ट। इसे नेल आर्ट की दुनिया का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इसमें नेल आर्ट पर जो है लोग अपनी अपनी कारीगरी करके जो है अपनी कलाकारी दिखाते हैं। तो ये कहाँ पे आयोजन किया गया? लंदन में आयोजित किया गया ये। अगला हमारा टॉपिक है सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन होगी। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन होगी, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। कब चलेगी? ये 2026 में चलेगी। अभी इस पे काम चल रहा है, ये 2026 में चलेगी। सऊदी रेलवे और एवं इटली की अर्सेनाले के सहयोग से बन रही है। ये ग्रुप है, इटली का एक अर्सेनाले जो है ये कंपनी का ग्रुप है। तो सऊदी रेलवे और इटली के अर्सेनाले के सहयोग से, ग्रुप के सहयोग से ये बन रही है। इसका जो विशेष है, इसकी छतों में सोने की प्लेटिंग होगी। ये इतना लग्जरियस बनाया जा रहा है, इसकी छतों में सोने की प्लेटिंग होगी। ये सऊदी अरब जो है, ये सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन होगी। इससे पहले यहाँ पे कोई लग्जरी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र लेफ्ट विंग नेता कैथरीन कॉनोली। कैथरीन कॉनोली ये आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है। ये आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है। इन्होंने किसको हराया? हीदर हम्फ्रीज को हरा दिया है। हीदर हम्फ्रीज को हराकर ये आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बन गई है। अब चलते हैं हम खेल जगत की ओर। तो भारत ऑस्ट्रेलिया का T20 मुकाबला चल रहा था, T20 सीरीज चल रही है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच। पहला T20 मुकाबला क्या हो गया? वर्षा एवं कैनबरा के सख्त नियम के कारण नहीं हो पाया। एक तो वर्षा ने 2 बार खलड़ डाल दी और उसके बाद कैनबरा के सख्त नियम। क्या है कैनबरा का नियम? कैनबरा में एक नियम है कि रात 11 बजे के बाद मेनुका ओवल स्टेडियम पूरी इंटेंसिटी से, फुल फ्लेज से जो है फ्लड लाइट नहीं जलाई जा सकती है। यहाँ पे फुल फ्लेज में फ्लड लाइट नहीं जला सकते हैं। ये वहाँ का नियम है। वहाँ के जो अथॉरिटी है उन्होंने ये नियम बनाया, क्योंकि ये बहुत रिहायशी इलाका है, काफ़ी रिहायशी इलाका है। तो उस हिसाब से अथॉरिटी ने ये नियम बनाया है 11 बजे के बाद जो है आप यहाँ पे फुल फ्लेज में जो है फ्लड लाइट नहीं जला सकते हैं। तो जब वर्षा रुकी तो उसके बाद समय हो गया था 11, तो उस हिसाब से जो है फिर फ्लड लाइट के चलते जो है गेम पूरा नहीं हो पाया। इस मैच के दौरान क्या हुआ? जब कुछ देर तो मैच चला, 9 ओवर लगभग मैच जो है वो हुआ है। तो उसमें सूर्य कुमार यादव क्या किए हैं? 2 छक्के उन्होंने लगाए, तो वो T20 में 150 छक्के जड़ने वाले दूसरे भारतीय हो गए हैं। T20 जो मैच है उसमें 150 छक्के जड़ने वाले दूसरे भारतीय हो गए हैं। पहले कौन है? सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? रोहित शर्मा के नाम पे। पहला रिकॉर्ड किसके नाम पे है? रोहित शर्मा के नाम पे। उन्होंने अब तक 205 छक्के लगाए हैं, अब तक 205 छक्के लगाए हैं। और पूरे विश्व की अगर बात करें, सूर्य कुमार यादव दूसरे भारतीय हो गए हैं, लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में दूसरे नंबर पर कौन है? विश्व में दूसरे नंबर पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम। भारतीय में दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव और विश्व में दूसरे नंबर पर कौन है? पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम। और सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड विश्व हो या भारत हो, सभी में रोहित शर्मा का है। ठीक है, तो ये है। अगला टॉपिक है हमारा महिला क्रिकेट विश्व कप अभी चल रहा है। महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला विश्व कप सेमीफाइनल में क्या हुआ? अभी 2 सेमीफाइनल खेले जाने थे, एक दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच, और वो जो हो गया। और अभी एक और खेला जाना है सेमीफाइनल भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच जो मैच हुआ उसने दक्षिण अफ्रीका ने 4 बार की चैंपियन इंग्लैंड को 125 रन से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा दिया। आज तक दक्षिण अफ्रीका की पुरुष क्रिकेट टीम भी यह नहीं कर पाई है।
आज तक दक्षिण अफ्रीका की पुरुष क्रिकेट टीम भी यह कारनामा नहीं कर पाई है कि फाइनल में पहुंची है। बट दक्षिण अफ्रीका पहली बार आईसीसी वनडे विश्व कप फाइनल खेलेगा। ये जो दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम है, ये पहली बार आईसीसी वनडे विश्व कप फाइनल खेलेगा। इससे पहले ना पुरुष टीम ना महिला टीम, कोई भी टीम जो है फाइनल में प्रवेश नहीं करी थी अभी तक। अभी ये पहली बार हो रहा है। अभी दूसरा सेमीफाइनल जो है वो किसके बीच है? भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है। ठीक है, दूसरा सेमीफाइनल भारत। अब ये दक्षिण अफ्रीका जीत गई है और भारत ऑस्ट्रेलिया में जो जीतेगा तो उन दोनों के बीच इस विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्या हो गए हैं? वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 1 नंबर पर पहुंच गए हैं, फर्स्ट नंबर पे। यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं ये, सबसे उम्रदराज। इनकी उम्र अभी कितनी है? 38 साल 182 दिन में जो है 38 साल 182 दिन की उम्र में जो है ये इस रैंकिंग पे जो है पहुंचे हैं। 18 साल का इनका कैरियर है क्रिकेट का, उसमें ये पहली बार टॉप पे आए हैं। इससे पहले ये टॉप पे नहीं आए थे, सेकेंड नंबर पे ये आए थे एक बार, लेकिन टॉप पे ये जो है नहीं आए थे। 18 साल कैरियर में पहली बार ये टॉप पे आए हैं। सेकेंड स्थान पे कौन है? सेकेंड स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान सेकेंड स्थान पे हैं, और तीसरे स्थान पर भारत के शुभमन गिल हैं। जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें पहले स्थान पे रोहित शर्मा, दूसरे स्थान पे अफगानिस्तान के क्रिकेटर इब्राहिम जादरान एवं तीसरे स्थान पर भारत के क्रिकेटर शुभमन गिल हैं। ये आईसीआईसी की पुरुष वनडे की रैंकिंग है, बल्लेबाजों की रैंकिंग है, पुरुष वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग। अगला टॉपिक है हमारा जूनियर पुलिस हॉकी विश्व कप। भारत के चेन्नई एवं मदुरई शहरों में, भारत में जो चेन्नई एवं मदुरई है वहां पे 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा ये जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप। इसमें क्या है? पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से अपनी अस्वीकृति पेश की है, यानी वो नहीं खेलेगा। तो क्या हुआ? उसकी जगह पर ओमान की टीम को जो है सूची में शामिल कर दिया गया। पहले पाकिस्तान को ऑफर किया गया था, बट पाकिस्तान ने यहाँ पे ये जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप खेलने से मना कर दिया है। तो उसकी जगह पर ओमान की जो पुरुष जूनियर हॉकी टीम है उसको सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जो हाईलाइटेड थे, जो एग्ज़ाम बेस्ड थे, जो एग्ज़ाम में काफ़ी इससे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसका जो है जो कंटेंट है उसका लाभ उठाएंगे, उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा आपको, परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और हमारी जो चैनल है तैयारी नौकरी की, ये इस प्रयास में जुड़ी हुई है कि आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाया जाए। उसी प्रयास में हम ये कंटेंट लाते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त आपके जो हैं तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनको भी ये शेयर कीजिए, जिससे उनको भी काफ़ी लाभ पहुँचे। तो इसी आशा के साथ फिर अगले जो ये है सेशन में मिलते हैं, और आप लोग का थैंक यू। जय हिंद।